हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द चैनल। दिस इज वन शॉर्ट वीडियो। इस एक ही वीडियो में हम सभी जीएसटी से आपके रिलेटेड डाउट्स को क्लियर कर देंगे और जीएसटी के जो जो टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में आईसीएसई बोर्ड में सबको क्लियर कर देंगे। ठीक है। ये 10th क्लास आईसीएसई बोर्ड के लिए जीएसटी में जो भी टॉपिक्स हैं सब कवर कर देंगे। ठीक है, जितने भी 10th क्लास आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो जरा इसे ध्यान से देखेंगे तो आसानी से आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या क्या है। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, सबसे पहले हमारे देश में वैट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स। ये टैक्स सभी स्टेट गवर्नमेंट से लेती थी, लेकिन फिर जी उसकी जगह जीएसटी आ गया हमारा, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज टैक्स इंट्रोड्यूस कर सके, ताकि सभी स्टेट को अलग अलग तरह से टैक्स ना लगाना पड़े, जिससे बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी बिजनेसेस को रन करने के लिए, क्योंकि हर स्टेट में अलग टैक्स सिस्टम होता था। इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो वैट सिस्टम को हटाकर अब उसकी जगह जीएसटी सिस्टम को 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस टैक्स की वजह से हमें बहुत ज्यादा हेल्प होने लगी सर्विसेज को, या हमारे जितने बिजनेसेस हैं उनको रन करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर कितने तरह के टैक्स होते हैं। पहले सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे टैक्स होते किस तरह, कितने तरह के। तो आपने देखा होगा दो तरह के टैक्स को, टैक्स सिस्टम को दो तरह के टैक्स सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जीएसटी नहीं आता। डायरेक्ट टैक्स में वो आते हैं जो इनकम टैक्स हम लोग देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, जो कॉर्पोरेट्स होंगे कंपनी वगैरह वो कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं, और आम आदमी तो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से, जैसे जिसका टैक्स स्लैब होता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ये दो टैक्स होते हैं, ये हमारे आते हैं डायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, ये दो टैक्स जो आते हैं ये हमारे डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स की बात क्या होती है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो सरकार डायरेक्टली यानी इनडायरेक्टली आपसे लेती है। डायरेक्ट टैक्स में तो दो ही तरह के टैक्स आएंगे, एक आएगा आपका इनकम टैक्स और दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, यही दो तरह के टैक्स आते हैं। लेकिन इनकम टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें हमारे वो टैक्स आते हैं जो सरकार आपको बता के नहीं लेती है पर लेती जरूर है, जैसे कि जीएसटी। जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, ना कि वो कोई डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं लिया जाता, ये लिया अंत में कस्टमर से ही लिया जाता है, पब्लिक से ही लिया जाता है। लेकिन ये पब्लिक को बताया नहीं जाता है, ये सीधे कंपनी से ले लिया जाता है। ठीक है, कंपनी इंक्लूड करके देती है, जैसे अगर कोई चीज 8 रुपए की है तो उसमें 2 रुपए टैक्स ऐड करके आपको 10 रुपीज की बेच देती है, और ये जो 2 रुपए है ये गवर्नमेंट को बाद में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है इनडायरेक्ट टैक्स लेने का तरीका। आपको लगता होगा वो चीज 10 रुपए की है, पर वो 10 रुपए की नहीं है, वो उससे कम की है। ठीक है, ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसके बाद क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी बहुत बड़ा टॉपिक है, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, पर आपके आईसीएसई बोर्ड में इतना ज्यादा कुछ आएगा है नहीं। 10th क्लास तक, 10th क्लास तक हमें सिंपल सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में बात आएगी लिस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस या प्रिंट प्राइस या कोटेड प्राइस, कुछ भी कह सकते हैं इसमें में से। ठीक है, ये होते क्या है? जो भी आपका प्राइस लिस्ट किया जाता है किसी भी सामान का, कहते हैं नहीं हम इस प्रोडक्ट को 100 रुपए में बेचना चाहते हैं, ये हुआ हमारा मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस। इस प्राइस पर हमने मार्क किया किसी चीज को कि हम 100 रुपए का इस चीज को बेच रहे हैं। अब हो सकता है कि इस पर डिस्काउंट दे दे, वो भी कह दे कि हम 20% का इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं और सेलिंग प्राइस 80 रुपीज हो जाए। ठीक है, सेलिंग प्राइस बदल सकता है, सेलिंग प्राइस अलग हो सकता है। मार्क प्राइस अलग है, सेलिंग प्राइस अलग चीज है, वो दोनों चीज अलग है। ये जरूरी नहीं है मार्क प्राइस पर ही सब लोग चीजें बेचें, क्योंकि मार्क प्राइस अलग होता है और सेलिंग प्राइस अलग होता है। सभी लोग डिस्काउंट जरूर दे देते हैं, या डिस्काउंट नहीं देंगे तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस हमारा सेम हो जाएगा। ऐसा तभी होगा जब डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, डिस्काउंट दे दिया जाएगा तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग अलग हो जाएगा। मार्क प्राइस को हम लोग एमपी से डिनोट करेंगे, या लिस्ट प्राइस होगा तो एलपी से डिनोट कर देंगे, पर ज्यादातर आपको एमपी ही देखने को मिलेगा
मार्केट प्राइस में जब क्वेश्चन करेंगे तब आप ये चीज देखेंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है जीएसटी के बारे में। मेन जीएसटी के बारे में वो एक टॉपिक मैंने बता दिया कि प्रोडक्ट के ऊपर मार्केट प्राइस जो लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जीएसटी किस किस तरह के हैं, कितने तरह में डिवाइड किया गया है जीएसटी को, ठीक है। तो जीएसटी को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है मेनली। पहला होता है इंट्रा स्टेट जीएसटी, दूसरा होता है इंटर स्टेट जीएसटी। जब जीएसटी एक ही स्टेट के अंदर से दिया जाता है तो उसे कहा जाता है इंट्रा स्टेट जीएसटी। जैसे यूपी का प्रोडक्ट है, यूपी में ही बना किसी एक जगह से और दूसरी जगह जाकर बिक गया, तो ये कहा जाएगा इंट्रा स्टेट जीएसटी। और इंटर स्टेट जीएसटी क्या होगा, जैसे ये कहा जाए कि यूपी से किसी जगह से कोई सामान बन रहा है, यहाँ यूपी से बन रहा है लेकिन ये यूपी में बिका नहीं, ये बिका जाकर एमपी में, तो यहाँ स्टेट बदल गई, प्राइस यहाँ बना और बिका जाकर एमपी में, ठीक है। तो यहाँ पर जब स्टेट बदलेगी तब यहाँ पर आएगा इंटर स्टेट जीएसटी की चीज, ठीक है। आपके सिलेबस में इंटर स्टेट जीएसटी है ही नहीं, ठीक है, ये निकाल दिया गया, पहले था, अब इस बार से आईसीएसई बोर्ड में ये जो आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट है ये हटा दिया गया। तो आईजीएसटी जो है हमारा है ही नहीं आईसीएसई बोर्ड में, ठीक है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आईसीएसई बोर्ड वाले ध्यान रखें ये जो आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट है ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। जब आपको प्रोडक्ट ए से बी बेचा जाएगा लेकिन एक ही स्टेट में बेचा जाएगा, तब यहाँ पर ये दो तरह के जीएसटी लगते हैं, एक लगता है सीजीएसटी, एक लगता है एसजीएसटी। सीजीएसटी किसे कहते हैं, ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और एसजीएसटी जाता है, ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसे यूजीएसटी या यूनियन टेरिटरी जीएसटी भी कह सकते हैं। जब ये यूनियन टेरिटरी में बिकता है तब इसे यूजीएसटी कहा जाता है। जैसे यूपी एक स्टेट है लेकिन अगर ये चंडीगढ़ में बिके या फिर दिल्ली में बिके तो वो यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। जो दिल्ली है वो तो हमारा ये यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी होने की वजह से वहां पर इसी को यूजीएसटी कह देते हैं, ठीक है। खाली बस नाम में अंतर है, बाकी चीजें सब सेम ही रहती हैं, ठीक है। जैसे कह दिया जाए यहाँ पर कि जीएसटी यहाँ पर लगेगी इंट्रा स्टेट जीएसटी 18%, ठीक है। और 18% में से जो 9% होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा और जो 9% होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाता है, ठीक है। और इंटर स्टेट जीएसटी में क्या होता है, जब ये एक से जगह से सामान निकल के दूसरी जगह जाकर बिकता है तो यहाँ पर जैसे कह देंगे 18% जीएसटी लगेगा, तो ये 18% पूरा का पूरा ये चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। इसके डेप्थ में भी हम जा सकते हैं पर इसके डेप्थ में आपसे आपसे पूछा नहीं जाएगा इतना, सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि ये टैक्स जो कलेक्ट होगा ये किसके पास जाएगा। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को भी कुछ हिस्सा देती है लेकिन पर उससे मतलब नहीं है हमारा। मेन यहाँ पर मतलब है कि ये टैक्स किसके पास जा रहा है। तो जब भी इंटर स्टेट जीएसटी होगा, जब उस प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तब जो भी जीएसटी लगाया जाएगा वो जीएसटी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। और इस जीएसटी को जो हम कहते हैं वो कहते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी का हमारा फुल फॉर्म क्या है, तो आईजीएसटी का हमारा फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। इंटीग्रेटेड, आई फॉर इंटीग्रेटेड और जीएसटी तो सब लोग जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा एस जीएसटी है उसका फुल फॉर्म है स्टेट जीएसटी, सी जीएसटी जो है उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल जीएसटी, ठीक है। और यूजीएसटी का तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है। सबके फुल फॉर्म भी आपको पता चल गया। और आई ये इंट्रा स्टेट जीएसटी क्या होता है और इंटर स्टेट जीएसटी क्या होता है इनके भी बारे में पता लग गया होगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। और आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डिस्कस होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहे हैं कि एक डीलर है आगरा में, आगरा यूपी में है, उसको एक्स कह रहे हैं, डीलर को एक्स कह रहे हैं, वो सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज किसी को
एट थाउजेंड की, ठीक है, 8,000 की उसकी जो सर्विसेज है वो सप्लाई कर रहा है। तो वाई पर्सन है, वो लखनऊ में बैठा हुआ है, वो भी यूपी में ही है। एक्स जो है कोई सर्विसेज बेच रहा है वाई को, और दोनों के दोनों यूपी में ही है, ठीक है, और उसकी वर्थ जो है वो 8,000, जो भी गुड्स या सर्विस बेच रहा है उसकी जो वैल्यू है वो 8,000। अब कह रहे हैं इफ द रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पर लग रहा है 28%, कह रहे हैं फाइंड द टोटल अमाउंट फाइंड कर दीजिए कि टोटल अमाउंट कितना का बिल बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम ये देखें कि ये जो हमारा दिया हुआ है 8,000, ये एक तरह का सेलिंग प्राइस है। क्यों सेलिंग प्राइस है? क्योंकि यहाँ तक पर कहा कि एक्स ने वाई को कुछ बेचा है और जिसकी कीमत 8,000 रुपए है। सिंपल सी यही बात इस क्वेश्चन में कही गई है। ये क्वेश्चन सारा ज्यादा मुश्किल नहीं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमने ये बात कही है कि 8,000 में कोई चीज वाई को बेची गई, ठीक है। तो जब सेलिंग प्राइस हमारा 8,000 है, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस था किसके लिए सेलिंग प्राइस होगा? ये सेलिंग प्राइस होगा फॉर एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स बेच रहा है वाई। तो सेलिंग प्राइस फॉर एक्स कितना है सर्विसेज का? वो है हमारा 8,000 है। यहां तक बात क्लियर होगी। इसके बाद कह रहे हैं कि जो जीएसटी लग रही है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट यहाँ पर फाइंड कर। अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए करेंगे क्या? तो इस पर जीएसटी अप्लाई करेंगे। तो इस पर जीएसटी देखिए कितनी लगेगी। जीएसटी यहाँ पर जो भरेगा वो वाई भरेगा, क्योंकि जीएसटी जो लिखी जाती है वो कस्टमर से ली जाती है, ठीक है। आपको ये बात पता होगी कि जो जीएसटी ली जाती है वो कस्टमर के द्वारा भरी जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे। यहाँ स्टेट एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है तो सीजीएसटी, हमारा सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा, क्योंकि स्टेट सेम है। सेम स्टेट में जब होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगते हैं। अगर कोई अदर स्टेट में जाता तो यहाँ ये दोनों हटके आईजीएसटी हमारा आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे सीजीएसटी कितने लगे, तो सीजीएसटी का कितना आएगा अमाउंट, सीजीएसटी को कैलकुलेट करते हैं। तो सीजीएसटी हमारा लगेगा 8,000 पर, ये हमारा 8,000 है। यहाँ पर जो जीएसटी टोटल लग रहा था वो 18%, 28% का लग रहा था, ठीक है। लेकिन जो सीजीएसटी लगाता है लगता है, मैंने कहा था इसका आधा करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा 14%। तो 14% का हमारा जो लगेगा वो सीजीएसटी लगेगा, और 14% पे ही हमारा एसजीएसटी भी लगेगा। तो कैंसिल आउट कर दीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 1120, ठीक है। इतना अमाउंट आएगा, ये हमारा सीजीएसटी आ गया। ये हमारा अमाउंट आया है सीजीएसटी का, जो हम सेंटर को देंगे। और इसी तरह एसजीएसटी भी लगेगा। तो एसजीएसटी कितना लगेगा? यहाँ पर 8,000 रुपीज था, इस पर 14% का हमारा टैक्स लग गया। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा? यहाँ पर सेम अमाउंट आएगा, क्योंकि परसेंटेज सेम है, अमाउंट सेम है, तो सेम अमाउंट आएगा। और इतना ही टैक्स हमें स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों, स्टेट गवर्नमेंट के पास एक टैक्स चला गया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक टैक्स चला गया, ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड करना था, यहाँ पर कह रहे थे कि टोटल अमाउंट कितना, टोटल बिल कितना बनेगा वाई के लिए। तो यहाँ पर फॉर वाई, क्योंकि बिल तो पे करना है वाई को ही, एक्स तो बेचने वाला, तो हम कहेंगे फॉर वाई, वाई के लिए कितना है, क्या है टोटल बिल, क्या होगा टोटल अमाउंट हमारा बनेगा 8,000 रुपीज। हमारा ये सेलिंग प्राइस था, प्लस इस पर क्या दो तरह की जीएसटी लगेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। दोनों का अमाउंट सेम है, सीजीएसटी का भी अमाउंट उतना ही है, एसजीएसटी का भी अमाउंट उतना ही है। सबको आप ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, जीरो ऐड करेंगे जीरो आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, और 1 1, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। ये रुपीज में रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल है, इजी है। यहां तक हमारी बात खत्म हुई।
अब अगला बार टॉपिक की बात आती है, तो अगला यहाँ पर आएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें क्वेश्चन आ रहा है, कह रहे एक डीलर है आगरा यूपी में बैठा हुआ है, उसको एक्स कह रहे हैं, सप्लाई कर रहा है कुछ गुड्स की जिसकी वर्थ उतनी है 8,000, और वाई को ये बेच रहा है। वो पर्सन जो है भोपाल में बैठा है एमपी में, रेट ऑफ जीएसटी वही कही गई है, और कह रहे हैं फाइंड द टोटल अमाउंट, यहाँ टोटल अमाउंट फाइंड करने को कह रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा चीज में, कह रहे हैं एक्स जो है ये यूपी में है और वाई एमपी में बैठा हुआ है, ठीक है। जो ये सामान बेच रहे हैं वो उसकी वर्थ कितने की है, वो 8,000 का। अब जब स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर हो रहा है, वहां जो है सेम स्टेट में ट्रांसफर हो रहा था, तो यहाँ पर कौन सी जीएसटी लग रही थी, इंट्रा। दो तरह की जीएसटी बताई थी, एक इंट्रा जीएसटी, एक इंटर जीएसटी। देखिए इंट्रा स्टेट जीएसटी और इंटर स्टेट। इंट्रा में खाली ए आखिरी में आ रहा है, एक आ रहा है इंटर, खाली नाम में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो जीएसटी लगेगी हमारी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ इंटर स्टेट हुआ। अब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो यहाँ पर कौन सी जीएसटी लगती है, आईजीएसटी लगती है, आईजीएसटी हमारी। अब अगर आईजीएसटी यहाँ पर लगती है, तो यहाँ पर हमें जो कैलकुलेट करना होगा सेम आईजीएसटी करना होगा, बाकी सीजीएसटी एसजीएसटी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, वो कहती है सारा टैक्स हमें दे दो, बाकी का बाद में देखा जाएगा, सेटलमेंट हो जाए। वो बाद में स्टेट्स को कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाता है, वरना स्टेट नाराज हो जाएंगे, वो बात की बात है, वो आपके सिलेबस की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सोल्यूशन अगर देखा जाए तो सोल्यूशन में किस तरह किया जाएगा, यहाँ सेलिंग प्राइस देखा जाए, जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस फॉर एक्स, सेलिंग प्राइस एक्स के लिए है ना, वाई के लिए तो ये बाइंग प्राइस है, वाई तो ये चीज खरीद रहा है ना, जो भी प्रोडक्ट है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पर एक्स के लिए, वो है 8,000। एक्स किसे बेच रहा है, वाई को बेच रहा है, तो वाई को जो बेच रहा है वो कितने जीएसटी के साथ बेचेगा। तो यहाँ पर पहले जीएसटी भी अब कैलकुलेट कर ली जाए, क्योंकि एक्स वाई को जब बेचेगा तो जीएसटी के साथ बेचेगा, तो जीएसटी यहाँ पर आईजीएसटी लगेगी, तो यहाँ आईजीएसटी भी कैलकुलेट करना होगा। आईजीएसटी कैसे लगती है, तो आईजीएसटी टोटल अमाउंट पर लग जाती है। आईजीएसटी में आपको स्प्लिट करके रखने की जरूरत नहीं है कि 14 अलग और 14 अलग करिए, नहीं, टोटल 28% कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ जीएसटी जो लग रही थी उसको बताया था वो 28% की लग रही, तो 28% आप कैलकुलेट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आईजीएसटी आ जाएगा। तो आईजीएसटी कितना आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे या ऊपर को ऐड भी कर सकते हैं, 2, 2, 4 और 0, ये जो आएगा हमारा ये आईजीएसटी का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें टोटल अमाउंट निकालना होगा, ये टोटल अमाउंट पे करेगा वाई, ये फॉर वाई है, क्योंकि ये वे अमाउंट जो पे करेगा ये वाई ही तो पे करेगा, ये एक्स तो पे नहीं करेगा, क्योंकि एक्स तो बेच रहा है। टोटल अमाउंट यहाँ पर कितना आएगा, तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 8,000 ये जो दिया था, इसमें आईजीएसटी को हम ऐड कर देंगे, आईजीएसटी हमारी कितनी आई थी, ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, सेम अमाउंट आ जाएगा जो ऊपर आया था रुपीज में, 10,240, ठीक है, हो गया। इतना सिंपल सा है ये, बस क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा करने में। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी को भी समझना बहुत जरूरी है। टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, इसे समझने के लिए हमें इनपुट और आउटपुट टैक्स समझने पड़ेंगे, और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि आपके सिलेबस में इनपुट टैक्स और आउटपुट जीएसटी दोनों है, जिसे हम टैक्स क्रेडिट भी कई बार कहते हैं, उसे हम समझने के लिए इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें एक केस लेना होगा, एक ऐसा एग्जाम्पल कि ए, बी और सी, कोई तीन लोग हैं, आप ये भी समझ सकते हैं, ए कोई मैन्युफैक्चरर है, बी होलसेलर है, और सी हमारा कंज्यूमर है, जिससे सारा पैसा वसूला जाएगा, क्योंकि लास्ट कस्टमर से ही सारा पैसा वसूला जाता है, ठीक है। तो
हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले बात आएगी कि ए जो है कुछ सामान बेचने को कह रहा है, लेकिन उसने लिस्ट प्राइस जो रखा है वो 100 रुपीज रखा है। अब कहते हैं लिस्ट प्राइस 100 रुपीज रखा है तो डिस्काउंट उसे कुछ नहीं दे रहा, कह रहा मैं इतने में ही बेचूंगा। अब यही सेम प्राइस में इसने कहा कि बी तुम लो ये खरीद दो। इस गुड्स पर जीएसटी जो चल रहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि ये गुड जब भी बिचेगा सामान में, ये ऑब्जेक्ट या सामान जो है बाजार में जब भी बिकेगा तो उस पर हमें 18% की जीएसटी चाहिए। ठीक है, तब जो ए बेचेगा वो जीएसटी के साथ बेचेगा बी को। ठीक है, अब बी जो को जब बेचेगा तो बी सेम प्राइस में तो बेच नहीं देगा, आगे जब बी बेचेगा तो कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट लगा कर बेचेगा। हमने कहा 10 रुपए का प्रॉफिट लगा के इसने सी को यही चीज बेच दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए बी ने टैक्स कितना भरा सरकार को, ठीक है, या पूछा जाए सी ने कितना भरा, तो सबके लिए मैं बताऊंगा कि किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होता है। यहाँ पर यही मेन चीज है जो हमें समझना है, जिससे हमें समझ में आ जाएगा इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होते हैं। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं फॉर ए के लिए क्या कंडीशन मिलनी है। ए के लिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ए ने 100 रुपए की कोई चीज बेची तो मार्क प्राइस जो रखा है या सेलिंग प्राइस दोनों हमारा सेम रहेगा, क्योंकि हम डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, तो ये 100 रुपीज ही रहेगा। ठीक है, 100 रुपीज की वो चीज बेच रहा, अगर 100 रुपीज की बेच रहा तो जीएसटी उस पर लगेगा, और जीएसटी यहाँ पर सरकार ने कहा है मैं 18% लेंगे, तो 18% की जीएसटी सरकार को जाएगी। ठीक है, ये आ गया 18%। और ये जो 118 रुपए है, 100 रुपए, 100 रुपए प्लस 18 रुपए और जीएसटी का, ये बी से वसूला जाएगा, क्योंकि बी कोई बेच रहा तो बी से वसूलेगा। अब ये क्या करेगा बी, ये 100 रुपए में कहा उसने, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट तो 100 ही रुपए बची बी के लिए। फॉर बी अगर यहाँ कहें, फॉर बी जो कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस, वो क्या है कॉस्ट प्राइस, 100 रुपीज ही तो है, क्योंकि 100 रुपीज में वो चीज प्रोडक्ट खरीदा। जीएसटी 18 रुपए दिया है वो अलग चीज है, उसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। जीएसटी को कभी कंबाइन मत कीजिएगा मेन अमाउंट के साथ, जब भी टैक्स लाइबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करना हो तो जीएसटी को अलग रखिए, उसको कंबाइन मत करिए, कंबाइन कर देंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसने कहा मैं 10 रुपीज का प्रॉफिट भी लूंगा, क्योंकि सेम अमाउंट में कोई कुछ नहीं बेचता, अगर 100 रुपए का खरीदेगा तो 10 रुपए बढ़ा के आगे बेचेगा। ठीक है, तो ये जब सी को जब बेचेगा, कहा है 110 रुपए में मैं सी को ये चीज बेच दूंगा, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा बी के लिए, बी के लिए सेलिंग प्राइस होगा 110 रुपीज। ठीक है, अब अगर 110 रुपीज की ये चीज बेची है तो ये जीएसटी भी तो लेगा सी से, क्या कहेगा जीएसटी दो हमें सरकार को देनी, तो यहाँ पर जीएसटी कितनी कैलकुलेट होगी, तो जीएसटी जो भरी जाएगी वो 110 रुपीज पर 18% की जीएसटी दी जाएगी। तो 18% निकाल लीजिएगा 110 का, तो कितना आएगा 110 का 18% जब जीएसटी निकाल लेंगे तो आएगा हमारा 19 रुपीज एंड 8 पैसे, ये हमारा जीएसटी आ जाएगा, जो जीएसटी अमाउंट हमें गवर्नमेंट को देने। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे फॉर सी क्या हो रहा है। फॉर सी, सी तो देखिए कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो खरीद रहा है खाली बस। तो सी के लिए तो टोटल बिल बनेगा, सी बाइंग प्राइस कितना होगा, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ पर क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि टोटल अमाउंट बी से ही तो लिया जाएगा, क्योंकि लास्ट जो बायर था वो बी था। ठीक है, तो टोटल अमाउंट क्या होगा 110 रुपीज ये होगा, प्लस जीएसटी होगा 110 रुपीज, क्योंकि बी ने 110 रुपीज में बेचा था, प्लस जीएसटी का इंक्लूड करके बेचा था, तो इंक्लूड की जाएगी जीएसटी वो अलग से। ये रुपए है जो उसे किसको, बी को पे करना पड़ेगा, सी को। पूरा यहाँ पर टोटल अमाउंट टोटल करके लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया जो हमें बी को पे करना होगा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब देखिए यहाँ तक अगर बात ये हो गई है तो हमें ये चीज देखनी है कि यहाँ पर देखेंगे तो बी ने 2 बार टैक्स दिया। पहले बी ने 18 रुपए का टैक्स दिया था जीएसटी के फॉर्म में ए को, और फिर बी ने टैक्स दिया है
टैक्स लिया है, सॉरी दिया नहीं है, टैक्स लिया, क्योंकि बी ने 18 रुपए का जब पहले ए को दे दिया, लेकिन फिर बी ने सी से टैक्स कलेक्ट भी तो किया था 19 रुपए का, 19 रुपए 18 पैसे का टैक्स कलेक्ट भी तो किया है, क्योंकि सी से उसने कितना का रुपए कलेक्ट किया, 110 रुपीज ये कलेक्ट किया, और प्लस टैक्स का भी तो कलेक्ट किया है 19 रुपीज 18 पैसे। तो दो दो बार, तो वो यहाँ पर टैक्स सेटलमेंट की चीज आएगी, सरकार टैक्स सेटल करेगी, कहेगी तुमने 18 रुपए का टैक्स तो पहले ही दे दिया था ए को, और ए से तो हमें 18 रुपए टैक्स मिल गया है, तो तुम दोबारा जो ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हो इसको सेटल कर दो। बी से कहेगी दोबारा जो टैक्स सेटल कलेक्ट कर रहे हो सी से, उसको सेटल कर दिया जाएगा। किस तरह सेटल किया जाएगा, तो यही आती है यहाँ टैक्स लाइबिलिटी की बात, जो आपके कई क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। टैक्स लाइबिलिटी किस तरह निकाली जाए, टैक्स लाइबिलिटी फॉर बी होगी, क्योंकि यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी जो बचती है बनती है वो बीच वाले एलिमेंट के लिए बनती है, बीच में जो भी पर्सन होगा उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ टैक्स दिया होगा ऊपर वाले को, और कुछ ना कुछ नीचे से कलेक्ट किया होगा। तो यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी किस तरह बनेगी, तो इसको जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है टैक्स लाइबिलिटी का, क्या फॉर्मूला होता है, आउटपुट टैक्स हमारा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब ये नीचे का हटा देता हूं, ये सब समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ बी के लिए टैक्स लाइबिलिटी निकाल लें। टैक्स लाइबिलिटी इसके लिए बनी कितनी है, जितना इसे गवर्नमेंट को देना, ए को ये 18 रुपए टैक्स के फॉर्म में दे चुका है पहले ही, और ये 18 रुपए गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, लेकिन अब गवर्नमेंट इसके भी पास आएगी, कहेगी तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो भी तो हमें दो। तो एक्स्ट्रा टैक्स इसके पास कितना है, इसने सी से जो कलेक्ट किया था, बी ने जो सी से कलेक्ट किया था वो 19 रुपीज 18 पैसे कलेक्ट किया था एज अ टैक्स, तो 19 रुपीज 8 पैसे, ठीक है, एज अ टैक्स सी से कलेक्ट किया था बी ने, और इसने जो ए को टैक्स के रूप में दिया जीएसटी के रूप में, वो दिया है 18 रुपीज का। ए को जो टैक्स दिया है वो 18 रुपीज का, ये 10 रुपीज कुछ नहीं है, ये इसका प्रॉफिट था, ये आपस में एडेड है, ये टैक्स है जो आगे से अलग अलग लिखा हुआ, ठीक है, उसको अलग कर दीजिएगा कंफ्यूज ना हो। तो इसने 18 रुपीज ए को दे दिए थे, और जो सी से इसने टैक्स कलेक्ट किया वो 19 रुपीज 0.8 पैसे कलेक्ट किए, ठीक है। इन 19 में से 18 को जैसे ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये जो 19 रुपीज 8 पैसे हैं इसे कहा जाता है आउटपुट टैक्स, और 18 रुपीज जो है उसे कहा जाता है इनपुट टैक्स, या टैक्स क्रेडिट भी इसे कह देते हैं कई बार, क्योंकि ये टैक्स क्रेडिट है, टैक्स एज अ क्रेडिट आपको मिला है ताकि आप सेटलमेंट आगे जाकर कर सकें, और इसे आउटपुट टैक्स कहते हैं, बस इतनी सी बात। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 रुपीज 8 पैसे, हमारा इतना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने में। यही उसकी बी के लिए टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, जो उसे सरकार को पे करना है। सरकार जब उसके पास पहुंचेगी तो वो सिर्फ 1 रुपीज 8 पैसे दे देगा, और उसका टैक्स सब सेटल हो जाएगा। यही है टैक्स सेटलमेंट। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि जो भी कंफ्यूजन बच गई हो वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखने पर आपके सारे जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं लेट ए एंड बी आर टू डीलर्स इन अ जीएसटी चेन, ए बाई सम गुड्स ऑफ 2000 रुपीज एंड सेल इट टू बी एट अ प्रॉफिट 500 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर कहा क्या, पहले ए आया, ए ने कोई गुड्स को खरीदा है कितने में, 2000 रुपीज में, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इसने बी को सेल कर दिया है, लेकिन ये 500 का प्रॉफिट लगाया है, उसके बाद इसने बी को बेचा है, तो बी ने जो खरीदा होगा वो इतने में खरीदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा क्या है, ए फॉर ए कॉस्ट प्राइस कितनी रही, कितने में इसने खरीदा, तो वो खरीदा है 2000 में। अब इसने बी को जब बेचा होगा तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 2500 रुपीज, ठीक है। अब फॉर बी के लिए क्या सिचुएशन बनेगी, बी ने आगे देखिए फर्दर किया क्या, बी इन टर्म्स सेल द सेम गुड्स टू सी, बी ने सी को बेच दिया है, और
उसने प्रॉफिट ऐड किया अपना 1000 रुपीज का, टेक द रेट ऑफ जीएसटी एज 18%। फाइंड कर रहे हैं जीएसटी पेबल बाय द डीलर ए, जीएसटी जो ए के द्वारा दी जाएगी वो बताना है यहाँ पर, ठीक है। और 4 इसके पार्ट्स हैं, सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले ए के द्वारा, डीलर ए के द्वारा जो जीएसटी पे की जाएगी वो बताना है फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, पहले ये क्वेश्चन आगे पूरा करते हैं। बी ने सी को बेचा था, ठीक है। सी को कितने में बेचा, ये 1000 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करके तब सी को बेचा, तो सी को जो मिला होगा वो 3500 का मिला होगा। अब बी के लिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्या रहेगा, बी के लिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस रहेगा ये 2500 का, और सेलिंग प्राइस क्या रहेगा बी के लिए, तो सेलिंग प्राइस है बी के लिए 3500, ठीक है। फॉर सी की बात आ जाए तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा 3500 रुपीज, ये है सी के लिए कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इसके लिए है ही नहीं कुछ, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस 0 है, आगे इसने फर्दर किसी को बेचा नहीं कुछ, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब देखिए पूछ क्या रहे थे, फर्स्ट पार्ट में इसके पूछ रहे थे जीएसटी, जीएसटी पेबल बाय डीलर है, जीएसटी बाय ए कह देते हैं, ठीक है। तो कितनी पे करेगा ए जीएसटी, ए ने खरीदा कितने में था, तो ए ने खरीदा था 2000 रुपीज में, 2000 रुपीज में अगर उसने खरीदा है तो उस पर जीएसटी कितना लग रहा है, जीएसटी यहाँ पर कह रहे हैं 18% लग रहा है, और जब आप खरीदते हैं तो आप जीएसटी भी पे करते हैं, तो 18% का ये जीएसटी पे कर देगा, ठीक है। 18% का जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, तो 360 रुपीज ये हमारा जीएसटी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात आएगी, इसके बाद बात आएगी हमारा टैक्स पेड बाय द डीलर बी, यहां पर कह रहे हैं डीलर बी के द्वारा कितना टैक्स पे किया गया है ये हमें बताना है। यहां तक ये आंसर आ गया, और हमें यहाँ पर टैक्स नहीं पूछ रहे थे, इनपुट टैक्स पूछ रहे थे पूरा, ये देखिए इनपुट टैक्स पेड बाय द डीलर बी, और टैक्स लाइबिलिटी भी पूछ रहे हैं, दो चीजें पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट टैक्स निकालें कि डीलर बी ने इनपुट टैक्स कितना दिया होगा, तो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स निकालना मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में सिखाया था, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो बताया था। इनपुट टैक्स पेड बाय डीलर डीलर बी, ठीक है। डीलर बी इनपुट टैक्स कितने का देगा, तो यहां पर जो डीलर बी है इनपुट टैक्स हमारा दिया जाता है कॉस्ट प्राइस पर, जो कॉस्ट प्राइस होती है उस पर इनपुट टैक्स कैलकुलेट होता है, और जो सेलिंग प्राइस होती है उस पर आउटपुट टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना है, तो इनपुट टैक्स किस पर कैलकुलेट होगा, बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है, वो है हमारा 2500 रुपए, इस पर इनपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे 18% का, तो 0 से 0 काट दीजिए और कैलकुलेट करिए इनपुट टैक्स कितना आएगा, तो इनपुट टैक्स आएगा हमारा 450 रुपीज, ठीक है। ये हमारा आ गया इनपुट टैक्स, ठीक है। अब ये बी सेल करेगा सेम आइटम को, सेलिंग प्राइस उसका क्या है 3500 रुपीज, 3500 रुपीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बात आएगी किसकी, आउटपुट टैक्स की हमारे, तो आउटपुट टैक्स क्या होगा, आउटपुट टैक्स पेड बाय डीलर बी, आउटपुट टैक्स हमारा सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट होता है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना था 3500 रुपीज, ठीक है। 18% इस पर कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, तो आउटपुट टैक्स हमारा कितना आएगा, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स हमारा आएगा 630, ये मैंने कैलकुलेट करके निकाला, आपका भी इतना ही आएगा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। रुपीज का साइन बनाना ना भूलिएगा, पर मैं अभी नहीं बना रहा हूं, मैं एज रफ कर रहा हूँ, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। यहां पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद आउटपुट टैक्स हमने निकाल लिया, इनपुट टैक्स निकाल लिया बी के लिए, बी के लिए आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स,
यहाँ पर पूछ रहे थे टैक्स लाइबिलिटी, तो टैक्स लाइबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी फॉर बी, बी के लिए टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर कितनी बनेगी। तो हम क्या करते हैं, हम आउटपुट जो टैक्स होता है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर देते हैं, इनपुट टैक्स को माइनस कर देंगे, यही हमारा फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा माइनस करते हैं, कई बार उल्टा भी हो जाता है, कुछ बार ऐसा आएगा, वैसे ज्यादातर ऐसा ही आएगा, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करें। कुछ बार ऐसा आ जाएगा जिसमें आपको इनपुट टैक्स में से आउटपुट टैक्स माइनस करना पड़ेगा, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर दीजिए, टैक्स कभी भी निगेटिव में नहीं रहेगा, ठीक है। ज्यादातर वैसे कंडीशन सेम ही बनेगी, आउटपुट पहले होगा इनपुट बाद में होगा। तो यहाँ आउटपुट टैक्स कितना है, तो आउटपुट टैक्स है 630 रुपीज, और इनपुट टैक्स कितना है 450 रुपीज है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा रुपीज में आएगा 0, और ये आ जाएगा 513 678, ठीक है, 180 रुपीज, ये हमारा आ जाएगा टैक्स लाइबिलिटी, जो बी के ऊपर है टैक्स लाइबिलिटी, वो बाद में चुकाएगा सरकार को। क्यों चुकाएगा, क्योंकि उसने 450 रुपीज ये टैक्स दे दिया था बी ने, किसको दिया था, अपने ऊपर वाले को, ए को दे दिया था, ठीक है, जब उसने सामान खरीदा होगा तो टैक्स के साथ इसको पे किया होगा, ठीक है। और जब उसने सेल किया आगे, तो इसने सी से कुछ टैक्स कलेक्ट किया होगा, जब 3500 का सेल किया तो इसने टैक्स अपने पास कलेक्ट करके लिया होगा, टैक्स के साथ आइटम को बेचते हैं, तो टैक्स कलेक्ट करके अपने पास कुछ रखा होगा, तो ये टैक्स जो है ये बी ने कलेक्ट किया है, ये उसने पहले पे कर चुका है, तो इन दोनों को माइनस कर दिया, जो अमाउंट बचा ये उसके पास टैक्स लाइबिलिटी है, जो आगे उसे चुकाना है, जब भी वो इन फ्यूचर चुकाएगा तो ये टैक्स लाइबिलिटी को आगे सरकार को देगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए बात आएगी इसके बाद हमारे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कॉस्ट प्राइस फॉर सी, सी के लिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। चलिए कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं सी के लिए। सी के लिए हम जो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे थर्ड पार्ट में, तो ये तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। कॉस्ट प्राइस सी के लिए क्या रहेगा, तो यहां पर मैंने क्वेश्चन में बता ही दिया था, सी के लिए कॉस्ट प्राइस हमारा रहेगा 3500 रुपीज, ठीक है, क्योंकि सी लास्ट है, लास्ट यूजर है, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस इतना रहेगा 3500 रुपीज। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पास कॉस्ट प्राइस रहेगा प्लस ये जीएसटी भी तो देगा, तो अभी हमने जीएसटी इसमें ऐड नहीं किया था, अब हमें जीएसटी ऐड करके कॉस्ट प्राइस बताना पड़ेगा। तो जीएसटी ये कितने रुपए देगा, तो ये 3500 रुपीज पर जीएसटी देगा 18%, किसको देगा, बी को जीएसटी देगा, जो बी के लिए आउटपुट जीएसटी बन गई थी। यहाँ पर देखिए बी को दिया था इसने, इसने जो ट्रांसफर करेगा वो बी को ट्रांसफर करेगी, क्योंकि ये लास्ट यूजर है, या इस तरह समझिए ये कंज्यूमर है, और कंज्यूमर अपने ऊपर वाले डीलर को या दुकानदार को टैक्स दे देता है जो भी बचता है, ठीक है। तो 18% का जीएसटी भी इसके साथ ऐड होगा, तो 18% का जीएसटी आप इसमें ऐड कर दीजिए, ये होगा हमारा 630 रुपीज, 630 रुपीज। और हमारा मेन जो प्राइस पड़ा था उसको आइटम का, वो इतने का पड़ेगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 4130 रुपीज, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे अपने फोर्थ पर। फोर्थ हमारा क्या पूछ रहा था फोर्थ पार्ट में, ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछ रहा था कि आउटपुट जीएसटी फॉर सी क्या होगी, सी के लिए आउटपुट जीएसटी क्या होगी, तो ये तो बहुत आसान सी चीज है। फॉर सी, फॉर सी अगर देखेंगे तो आउटपुट जीएसटी यहां पर पूछ रहे हैं, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी सी के लिए क्या आएगी, तो मैं तो कहूंगा कुछ नहीं आएगी, क्योंकि आउटपुट जीएसटी सेलिंग प्राइस पर आती है, और मैंने यहाँ पर कहा था कि सी का सेलिंग प्राइस कुछ है ही नहीं, सी का सेलिंग प्राइस जब तक कुछ होगा नहीं तो आउटपुट जीएसटी कहां से आएगी,
तो इसका 18% आप निकाल भी लेंगे तो क्या ही निकाल लेंगे, ये जीरो आएगा। तो आउटपुट जीएसटी सी के लिए जीरो रहेगा, नील। या यहाँ पर नील भी लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं या नील लिख दीजिए, सबसे अच्छा, क्योंकि उसने कुछ दिया ही नहीं, उसने फर्दर उसने सेल नहीं किया किसी को। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब हम आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसकी ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ वैल्यू ऑफ टीवी सेट इंक्लूडिंग टैक्स, मतलब टैक्स भी इसके अंदर ऐड है, ये टैक्स ऐड करके ये प्राइस बताया गया। ठीक है, टीवी सेट का जो प्राइस बताया गया इसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड। रेट ऑफ जीएसटी क्या कह रहे हैं, 18% कह रहे हैं। व्हाट इज द प्राइस ऑफ टीवी, टीवी के सेट का प्राइस क्या है, एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को एक्सक्लूड करके टीवी सेट का प्राइस क्या है, ये बताना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलिए लेट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं। यहां पर क्या कह रहे थे कि लेट एक्सक्लूड करके टीवी सेट का टैक्स एक्सक्लूड करके प्राइस बताना है। तो हम कर लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ द टीवी सेट एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को हटाकर प्राइस क्या होगा, तो वो तो हमें पता ही नहीं, हमने कह दिया एक्स रुपीज होगा, वो जब पता नहीं तो एक्स मान लिया। ठीक है, अब जो एक्स रुपीज उसका प्राइस है, हम कह रहे हैं उस पर जीएसटी लग रहा है 18% का। ठीक है, 18% का इस पर जीएसटी लग जाएगा, एक्स पर 18% का जीएसटी लग जाएगा। और 18% का जीएसटी लगने के बाद इसका प्राइस दिया गया है यहाँ पर, तो वो हम लिख देंगे, कितना होगा ये हमको दिया गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं, अब तो बस कैलकुलेट करना है और प्राइस बता देना, टीवी का प्राइस कितना होगा विदाउट टैक्स। तो विदाउट टैक्स जब कैलकुलेट करेंगे ये कितना आ जाएगा, जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 118 आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, इनटू में एक्स हो जाएगा। ये सब सॉल्व करना जानते होंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 88500 और 100 ऊपर कर देंगे, 118 नीचे कर देंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिवाइड करके देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा। जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, वो आएगा करीब 75,000 रुपीज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, इजी है, ये हमारा आंसर आ गया। यही हमसे पूछ रहे थे कि टीवी का प्राइस बता दीजिए विदाउट टैक्स, तो विदाउट टैक्स हमने टीवी का प्राइस बता दिया। यहां तक हो गया। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर अ ट्रेडर, इसके बाद एक क्वेश्चन और है बस, लास्ट होगा, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, ये है फॉर अ ट्रेडर मार्केट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, वो कितना दिया गया मार्केट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, वो 15,600 रुपीज है। 15,600 रुपीज है, including of GST at the rate of 12% on the market price. Gagan, a consumer for this refrigerator, asked the trader reduce the market price of the refrigerator to such extent that it reduced price plus GST is equal to the market price of refrigerator. Find the required reduction. तो रिक्वायर्ड रिडक्शन कितनी होगी ये पूछ रहे हैं। पहले क्वेश्चन कह क्या रहे हैं, पहले ये बात समझा जाए। यहां पर कहा गया है एक ट्रेडर है, उसका मार्केट प्राइस रेफ्रिजरेटर का कितना दिया है, वो दिया है 15,620 रुपीज, इंक्लूडिंग जीएसटी, इसके अंदर जीएसटी पहले से ही इंक्लूड है। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी 12% का दिया गया। कह रहे हैं कि गगन कोई कस्टमर आया है, वो कस्टमर कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर का प्राइस आप इतना कम कर दीजिए कि उस कम प्राइस पर जब मैं जीएसटी के साथ आपको पे करूं,
तो वो मार्क्ड प्राइस से ज्यादा ना हो, जो आपका मार्क्ड प्राइस है उससे ज्यादा ना हो। सबसे पहले यहाँ पर मार्क्ड प्राइस निकालेंगे, तब जाके क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होगा, तो आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, हमें दिया क्या क्या है, ये गिवन क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमें मार्क प्राइस दिया हुआ है, पर ये मार्क प्राइस ओरिजिनल नहीं है, इसमें जीएसटी एडेड है। कहा है इसने जीएसटी एडेड है, विद जीएसटी है ये, ठीक है, विद जीएसटी, इसके अंदर जीएसटी मौजूद है। सबसे पहले तो क्या किया जाए, इसके अंदर से जीएसटी को हटाया जाए, ठीक है, वरना जीएसटी को नहीं हटाएंगे तो बात बनेगी नहीं। तो लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर एक्स दिया गया, नहीं तो एक्स हमने एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स अगर मार्क्ड प्राइस है, उस पर जीएसटी कितने का लग रहा है, 12% का यहाँ बताया गया था। जीएसटी रेट जो हमें हमको दी गई है, वो जीएसटी रेट हमें दी गई है 12% की, ये क्वेश्चन में ही गिवन। तो एक्स पर 12% का जीएसटी लगेगा यदि मार्केट प्राइस है, और उसके बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, उसके बाद इसकी कीमत हो जाएगी, ये हो जाएगी 15,680 रुपीज, ये जीएसटी, ये बताया गया है कि मार्क प्राइस पर जीएसटी लगने के बाद इसकी ओरिजिनल वैल्यू ये हो जाएगी। टोटल कैलकुलेट करेंगे इसको, क्या होगा, तो यहां पर होगा 112x, साथ में 15,680 रुपीज, ये इसकी वैल्यू। एक्स की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, रेफ्रिजरेटर की ओरिजिनल मार्क प्राइस क्या होगा विदाउट जीएसटी। तो यहाँ पर अभी मैंने एक विदाउट जीएसटी का क्वेश्चन इसीलिए ऊपर करा दिया था, यहाँ पर ये विदाउट जीएसटी किस तरह निकालते हैं, तो सेम उसी तरह मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ विदाउट जीएसटी क्या आएगा, 5,680 रुपीज, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको 100/12 कर देंगे, ठीक है, 112 कर दिए, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो। इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करके देखिए क्या, मैं इसको डायरेक्ट इसको काट देता हूँ, ये पूरा टर्म जब आप 112 से काट देंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, तो इसका पूरा प्राइस जो आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। 14,000 रुपीज हमारा ये मार्क्ड प्राइस आ जाएगी, ये हमारा एमपी आ गया है मार्क्ड प्राइस, जो ओरिजिनल मार्क प्राइस है विदाउट जीएसटी। तो यहाँ पर लिखेंगे मार्क्ड प्राइस विदाउट जीएसटी, कितना है, तो वो है 14,000 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा था गगन, अब आया, गगन कह रहा था कि जो हमें रेफ्रिजरेटर दीजिए उसमें इतना प्राइस को रिड्यूस कर दीजिए, कि प्राइस रिड्यूस करने के बाद उसमें अगर जीएसटी ऐड कर दिए, प्लस रिड्यूस्ड प्राइस और प्लस जीएसटी, उसमें जीएसटी भी ऐड कर दी जाए, तब भी वो मार्क्ड प्राइस से हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो मार्क्ड प्राइस है मतलब ये 14,000 से ज्यादा, 14,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिड्यूस्ड प्राइस में जीएसटी लगाने के बावजूद, ये उसने कंडीशन रखी थी, तो प्राइस इतना कम करना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट द फाइंड द रिडक्शन, रिडक्शन पर जानना है, रिड्यूस्ड प्राइस ने नहीं जानना, रिडक्शन कितना किया गया है ये जानना है। लेट द रिडक्शन बाई, ये क्या कौन था जो बेच रहा था, ट्रेडर, जो ट्रेडर था उसने कुछ रिडक्शन किया होगा कि भैया कुछ ऐसा रिडक्शन हम कर देते हैं जिससे 14,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा आपका, मान गया उसकी बात। तो उसने कहा हमने कहा कि अब कुछ ना कुछ तो एक्स हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, यहाँ पर इस बार हम क्या करेंगे, कुछ और कंसीडर कर लेते हैं, वाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना दिया था, एमपी हमारा कितना कह रहा था, एमपी हमारा ये था मार्क प्राइस, उस पर का रिडक्शन हम वाई का दे देंगे, ट्रेडर ने कहा ठीक है, प्लस इस पर आपको जीएसटी भी देनी पड़ेगी,
जीएसटी नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा, जीएसटी देनी पड़ेगी। तो ये जो प्राइस आपका है इस पर आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। जीएसटी कितने परसेंट की लग रही है? वो लग रही है 12% की। ठीक है, उसके बावजूद आपका जो प्राइस है वो 14,000 से ज्यादा नहीं जाएगा, 14,000 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यही डील है, यही उसने कंडीशन रखी थी गगन ने। तो उसी कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने ये कंडीशन बना दी, एक इक्वेशन बना ली है। ठीक है, यहां पर अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये 14,000 है, माइनस वाई है, प्लस, अब कैलकुलेशन आप इजिली कर सकते हैं, ये 12% है, ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई भी होगा इससे। ठीक है, माइनस का वाई, 12% ऑफ वाई। ठीक है, जीरो से जीरो कट गए, इज इक्वल टू में 4,000 रुपीज, 14,000 रुपीज सॉरी। यहां पर अब कितना आएगा? तो 14,000 माइनस वाई प्लस, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा? तो 14 × 12 करेंगे तो आएगा 168 और 0, ये आ जाएगा आपका। जब 14 और 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का वाई 12, 12/100 लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर 14,000। इक्वेशन कैलकुलेट करना सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म के साथ वाई नहीं है, तो हम इसको एक साथ करके ऐड कर देते हैं। एक साथ करके जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और क्या आएगा 680, ये चीज आ जाएगी। माइनस का साइन लगा रहेगा, और y के टर्म को एक साथ जब कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा आएगा y 112/100। ठीक है, यदि आप ये चीज नहीं कर पा रहे हैं तो मैं समझा देता हूं कि मैंने किस तरह किया। यहाँ पर y था, इन दोनों को एक साथ ऐड किए रहेंगे तो हमारा आ जाएगा 15,680। माइनस का ये y है, और माइनस का 12y/100 है, इज इक्वल टू में 14 लिखा हुआ है, 14,000। ठीक है, यहाँ तक। इन दोनों को आप, मैं एलसीएम लेके ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पर y के नीचे 1 हम एज्यूम कर सकते हैं, एलसीएम लेकर ऐड कर दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वो ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जो होकर कितना होगा 100 + 12, तो 100 + 12 112 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होगा 12, तो 112 हो जाएगा। अपॉन में 100 हमारा लिखा रहेगा, यहाँ पर 14,000 रुपीज लिखा हुआ। कैलकुलेशन इजी है, कर लेंगे, बस इसको ओपन करते चले जाइएगा, आसानी से हो जाएगी। अब क्या करें, इस टर्म को, ये निगेटिव में है तो दूसरी तरफ भेज देते हैं, और इसे हम उस तरफ भेज देंगे ताकि ये निगेटिव हो जाए वो पॉजिटिव हो जाए। तो 5,680 रुपीज माइनस 14,000 रुपीज, माइनस का हो जाएगा, ये इस तरफ आ गया, दूसरी तरफ ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा 112/100 ठीक है, यहाँ पर इतनी बात हो गई। अब देखिए, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से 15 को तो 1 आ जाएगा, 1,680, इतनी सी बात समझ में आई। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 112y और अपॉन में 100 पर। देखिए यहाँ पर हमारा बचेगा 1,680, इंटू में क्या होगा 112/100 है, दूसरी तरफ जाएगा 100/112 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि इसको मैं चाहूं तो कैंसिल आउट कर सकता हूं। क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो इसमें 2 से अगर कैंसिल आउट कर दिया जाए तो 5×2 = 10, और ये 6×2 = 12 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 50 हो सकता है। ठीक है, और ये 6 है हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमें 4 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4×1 = 4 और 4×4 = 16। ठीक, यहाँ पर इससे 4 से कैंसिल आउट करेंगे
4 टू जा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ इसको अब किससे कर सकते हैं, तो हम मुझे दिख रहा है 7 से किया जा सकता है। 7 टू जा 14, 7 6 जा 42 और 0। अब किससे किया जा सकता है, तो 2 से इसको करा जा सकता है, 2 30 आ जाएगा। इस तरह कैंसिल कर सकते हैं, इजी है, ये सब खुद कर लीजिए। आगे से कैलकुलेशन मैं खुद आपके लिए छोड़ दूंगा, वो आप कर लेंगे। अब यहाँ पर 30 है और 50 है, इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 5 3 जा 15, 0 0, ये आंसर आ जाएगा हमारा। यही वो रिडक्शन था जो उसे करना पड़ेगा अपने प्राइस पर, तब जाके उसका प्राइस 4000 के इक्वल रहेगा जीएसटी ऐड करने के बाद। ठीक है, तो ये रिडक्शन प्राइस है जो ये पूछ रहा था क्वेश्चन की, रिडक्शन प्राइस कितना है, तो रिडक्शन प्राइस 1500 रुपए है। 1500 रुपए अगर कम कर देगा तो जीएसटी लगाने के बाद मार्केट प्राइस से ज्यादा नहीं होगा रेफ्रिजरेटर का दाम। आगे आ जाते हैं, हमारा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा था मोशन, राजीव, गीता लिव इन सेम सिटी, सेम सिटी में रह रहे हैं। मोशन जो है वो सेल कर रहा है एन आइटम टू राजीव, ठीक है, फॉर 5000 रुपीज। राजीव सेल द सेम आइटम टू गीता एट द प्रॉफिट 6000 रुपीज। इफ ऑल द ट्रांजेक्शन अंडर जीएसटी सिस्टम एट द रेट 12%, तो सबसे पहले फाइंड करना है एसजीएसटी, फिर उसके बाद सीजीएसटी टोटल कैलकुलेट करना है। हाउ मच डज गीता पे फॉर द आर्टिकल, ये भी बताना। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स में हमें कैलकुलेट करना होगा। चलिए देखते हैं इसको किस तरह किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात आएगी कि दिया क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीजें। सोल्यूशन में देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा था। मोशन जो था ये सेल कर रहा था आर्टिकल राजीव को, उसके लिए मैंने आर यूज किया। राजीव सेल कर रहा था गीता को। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब ये राजीव को जो सेल कर रहा था वो 5000 रुपीज में सेल कर रहा था, 50,000 सॉरी, 50,000 में सेल कर रहा था राजीव को। राजीव सेल कर रहा था सेम आइटम गीता को 600 का प्रॉफिट ऐड करने के बाद, तो मतलब जब गीता को ये मिलेगा तो हमें कितने का मिलेगा, तो ये 56,000 रुपए का मिलेगा। 56,000 रुपीज का गीता को मिलेगा। ठीक है, पूरे सिस्टम पर जीएसटी कितना लग रहा था, तो जीएसटी रेट जो दिया है हमें वो जीएसटी रेट 12% का दिया गया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा है अभी तक सिर्फ यही चीज हमने बताई है और कुछ नहीं बताया। फर्स्ट पार्ट आया, फर्स्ट पार्ट में एस जीएसटी कैलकुलेट करना है, एस जीएसटी पेड बाय द राजीव। तो एस जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, एस जीएसटी पेड बाय द राजीव, ये कैलकुलेट करना है। एस जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा एस जीएसटी, एस जीएसटी बाई राजीव क्या आएगा। यहाँ पर एसजीएसटी उसने परचेज के वक्त कितनी ली थी और सेल के वक्त कितनी ली थी ये देखेंगे, तो उसी हिसाब से इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स हमारा होता था, सेम वही चीज यहाँ पर चलेगी। अब ये है राजीव हमारा, उसने खरीदा जब था तो उसे मिला था 50,000 रुपए का, और आगे जब सेल किया था उसे बेचा था 56,000 के लिए। तो राजीव के लिए जो हमारा सीपी होगा, साइड में लिखे दे रहे हैं, सीपी जो होगा उसके लिए वो 50,000 का होगा, और उसका एसपी जो होगा वो होगा 56,000 का होगा, ये चीज होगी। तो यहां पर उस वही तरह हम कहेंगे इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स निकाला जाए, तो यहां पर सीधे कहेंगे आउटपुट टैक्स, सबसे पहले कहेंगे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी माइनस इनपुट एस जीएसटी। यहाँ पर एस जीएसटी कैलकुलेट करने को कह रहे थे। अब विद इन स्टेट हो रहा है तो एस जीएसटी सीजीएसटी में जीएसटी का पूरा पोर्शन टूट जाएगा। अगर ये अलग अलग स्टेट में होता है या ऐसा कुछ ना दिया होता कि विद इन स्टेट हो रहा है तो ये जीएसटी नहीं टूटता है। यहाँ पर टूट जाएगा दो पार्ट्स में, एक पार्ट जाएगा हमारा 6% का, किसको, ये जाएगा एस जीएसटी को,
एक पार्ट 6% का हमारा जाएगा, वो जाएगा सेंटर को, CGST। ठीक है, तो 6% पर बेचने पर भी लगेगा, 6% का खरीदने पर भी लगेगा। तो यहाँ पर 56,000 का उसने जब बेचा था तो 56,000 का बेचा था, उस पर लगा दीजिए 6% का GST। ठीक है, जब उसने खरीदा था तो वो 50,000 का खरीदा था, इस पर भी लगा दीजिए 6% का GST। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम कॉमन ले सकते हैं 6% का GST। यहाँ पर 6/100 को कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन लेकर बाहर निकाला जा सकता है। तो अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बचेगा। ठीक है, और ये हमारा हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50,000 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 56,000 से, तो 6,000 बचेगा। ठीक है, जीरो से जीरो काट देंगे तो हमारा आएगा 36। ये हमारा आ जाएगा क्या, SGST, जो राजीव पे करेगा गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को जितना पैसा पे करेगा वो ये है। ठीक है, यहां पर देखिएगा एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको आप सिंगल लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैं कहूं SGST बाई राजीव, ये सेकंड मेथड है, इस तरह कर समझिएगा, ये सेकंड आपका मेथड है, सेकंड मेथड। SGST बाय राजीव क्या होगा, तो SGST बाई राजीव मैं जब देखूंगा तो मुझे देखना होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट इसने कितना बनाया है इनटू SGST। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हमें डायरेक्ट फाइंड करना हो SGST। तो प्रॉफिट इसने कितना कमाया था, यहाँ पर देखिए राजीव ने जब खरीदा तो 50,000 का खरीदा, जब बेचा तो उसने 56,000 का बेचा गीता को। ठीक है, तो बीच में इसने कितना कमाया, बीच में इसने 6,000 रुपए अपने पास रखे, तभी तो इतना हुआ। तो प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ भी था, ये 6,000 का प्रॉफिट बना रहा था। ठीक है, तो राजीव का प्रॉफिट कितने का है, तो वो है 6,000 रुपीज का। SGST हमारा कितना लग रहा है, SGST हमारा कितना लग रहा है, तो SGST हमारा 6% का लग रहा है। ठीक है, जीरो से जीरो काट देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 360 रुपीज का GST लग जाएगा, कैलकुलेट हो गया। ये होता है डायरेक्ट कैलकुलेट करना, वो सेम ही चीज रही है दोनों जगह, लेकिन ये 3 लाइन के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा, या एक ही लाइन में सॉल्व हो सकता है, आप थोड़ा सा अगर माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं तो। ठीक है, सेकंड आ जाता है, सेकंड बात कि टोटल CGST हमें कैलकुलेट करनी है, टोटल CGST। यहां पर आपको एक और ट्रिक काम आएगी, टोटल CGST हमें यहाँ पर देखना। तो देखते हैं टोटल GST को, यहाँ पर एक और मेथड मैं सिखाऊंगा आपको। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को GST किसके किसके किससे किससे मिलेगी, तो गीता से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि गीता जो है कस्टमर है, लास्ट में जो कस्टमर है वो गीता। तो गीता जितना पे कर देगी उतना ही गवर्नमेंट को चला जाएगा, लेकिन बीच बीच में से सबने कुछ ना कुछ पे किया होगा, सबको कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो मोहिन था, या मोशिन था, क्या नाम था, मोशिन, इसने 5,000 का रुपीज का सेल किया था। मोशिन जो था उसने 5,000 रुपीज पे इसका सेल किया था, तो इसने इस पर CGST पे किया होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल GST के लिए क्या लिखेंगे, टोटल CGST, CGST सेंट्रल गवर्नमेंट की GST। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात होती तब भी यही चीजें होती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी GST तब तब जाएगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, आधी स्टेट के पास जा रही है आधी सेंटर के पास, तो GST टोटल CGST करिए कहिए या टोटल SGST कहिए, उसका अमाउंट हमेशा सेम रहेगा। तो CGST पेड बाई मोशन प्लस CGST पेड बाई राजीव
ठीक है, यही दोनों लोग जीएसटी अपना पे करेंगे। ठीक है, कितनी पे करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए मोशन कितना पे करेगा। तो ये इसने जब बेचा था सामान को तो ये 50,000 में बेचा था। ठीक है, यहाँ तक बात से क्लियर। इसके ऊपर 6% का सीजीएसटी लग गया। लेकिन यहाँ पर राजीव का देखिएगा, क्योंकि राजीव से पहले ही जीएसटी लिया जा चुका है। यहाँ मैंने एसजीएसटी राजीव के लिए कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर आउटपुट जे एसजीएसटी भी था और इनपुट एसजीएसटी भी था। तो टोटल जो एसजीएसटी उसने गवर्नमेंट को पे किया था राजीव ने, वो 360 रुपीज पे किया था। तो उसका सीजीएसटी भी तो सेम ही रहेगा। पर चाहे तो हम ये चीज लिख सकते हैं ब्रैकेट में आगे लिख दीजिएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारा सेम है। कितना है, दोनों हमारा 360 रुपीज रहेगा। ये राजीव के केस में बता रहा हूं, क्योंकि राजीव के केस में हम निकाल चुके हैं एसजीएसटी को। राजीव के केस में हमने एसजीएसटी कितना निकाला था, तो ये हमने निकाला था। राजीव के केस में जो एसजीएसटी निकाला था वो इतना निकाला था 360 रुपीज, तो सेम ही आएगा। ठीक है, सीजीएसटी भी सेम आएगा। सीजीएसटी उसका कितना होगा, 360 रुपीज होगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जीरो से जीरो कट करिए। 500 को मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो सीधे हम यहाँ पर लिखते हैं 3,000 रुपए ये जीएसटी आ गई जो मोशन जमा करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। और राजीव कितना देगा, वो देगा 360 रुपीज। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3,360 रुपीज। ये हमारी टोटल सीजीएसटी आ गई। आंसर हो गया ये। यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा कि भले ही डायरेक्ट जो है गीता ने किसी को भी टैक्स नहीं दिया, मतलब गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को डायरेक्ट इसने कुछ नहीं दिया, लेकिन गीता लास्ट कंज्यूमर है। और कंज्यूमर जो होता है वो ही सारे टैक्स पे करता है। जीएसटी के जितने भी टैक्स है सब कुछ कंज्यूमर से ही लिया जाता है। कोई भी अपनी जेब से कुछ नहीं देता, सब कंज्यूमर से निकाल कर सरकार को देते हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते थे कि जो टोटल, अगर हम ये अल्टरनेट मेथड के लिए सेकंड मेथड, और ये ज्यादा आपको आसान भी पड़ेगा। सेकंड मेथड में हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हम टोटल कोई भी जीएसटी निकालनी, सीजीएसटी चाहे निकालनी होती चाहे एसजीएसटी निकालनी होती, यहाँ पर सीजीएसटी की बात है, टोटल सीजीएसटी की बात करेंगे तो हमने ये चीज देखना कि जो कंज्यूमर है, यहाँ पर कंज्यूमर कौन है, गीता है। तो गीता को कितने रुपए में सामान मिल रहा है, वो 56,000 रुपए में मिल रहा है, 56,000 में। तो 56,000 में जो सामान मिल रहा है, ठीक है, उस पर वो गीता सीजीएसटी दे रही होगी जो ऊपर जा रहा होगा। तो उसने सीजीएसटी कितना दिया होगा, 6% का। ठीक है, 6% इस पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, जीरो से जीरो काटा, जीरो आ गया ये, 6 6 जा 36, 6 3 कैरी आ जाएगा, 6 5 जा 30 और 3 33। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू तो सेम ही आई, ऊपर और नीचे जो वैल्यू आई है वो तो हमारी सेम ही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही। तो यहाँ पर हमें जरूरी नहीं है कि हम पूरा कैलकुलेट करें, इस तरह से इस मेथड से करें, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि टैक्स या जीएसटी उतना ही सरकार के पास जाएगा जितना इस कस्टमर की जेब से निकाला जाएगा। तो कस्टमर की जेब से जितना टैक्स निकाला जा रहा है उतना ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर जब जब भी आपसे टोटल की बात आ जाए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लास्ट कंज्यूमर को देखिए, लास्ट कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस क्या था, जो भी आखिरी खरीदार हुए उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर सीजीएसटी पूछ रहे हैं तो सीजीएसटी निकाल दीजिए, एसजीएसटी पूछ रहे हैं तो एसजीएसटी निकाल दीजिए, टोटल जीएसटी पूछ रहे हैं तो 12% अभी यहाँ कैलकुलेट कर देते हो जाता। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जितना भी जीएसटी कलेक्ट किया जाता है वो कस्टमर की जेब से ही दिया जाता है। तो कस्टमर जितना पे करेगा उतना ही सरकार के पास पहुंचेगा। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, तो उसमें कह रहे हैं हाउ मच गीता पे फॉर द आर्टिकल। आर्टिकल के लिए गीता ने कितना पे किया है ये बताना है। तो भैया आर्टिकल के लिए कॉस्ट प्राइस तो हमें पता ही है ना, गीता ने कितनी दिया था।
गीता पेस टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट जो गीता देगी वो कितना देगी। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस तो गीता के लिए पता ही था कितना, प्लस हम क्या करेंगे उसमें जीएसटी ऐड कर देंगे, क्योंकि जीएसटी भी तो इसने दी होगी। तो गीता का कॉस्ट प्राइस कितना था, तो गीता का कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लास्ट में था, वो 56,000 रुपए था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 56,000 रुपए इसका ये कॉस्ट प्राइस हो गया, प्लस जीएसटी कितना लगेगा, तो जीएसटी ये इस पर ही लगता है 56,000 पर, कितना 12% का जीएसटी लग रहा था, तो 12% का इस पर जीएसटी कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा 12% का जो जीएसटी कैलकुलेट कर देंगे वो इसका डबल ही होगा, ये जो ऊपर निकाला था ये सी जीएसटी निकाला था इसका डबल कर दीजिए बस, या इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, 0 से 0 काटिए 12 से मल्टीप्लाई करिए कैलकुलेट हो जाएगा, 061 और 267 और 3 2 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हमारा अमाउंट आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देना है बस, आंसर हमारा ऐड करिए 0 2 7 और 6 6 12 1 कैरी 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ गया जो गीता पे करेगी उस सामान को खरीदने के लिए, ना ये सरकार को कुछ दे रही है ना स्टेट गवर्नमेंट को कुछ दे रही है, लेकिन जा सब कुछ इसी के जेब से रहा। और ये इतना अमाउंट जो पे करेगी वो किसे करेगी, अपने ऊपर वाले राजीव को। ठीक है, तो यहां से ये बात हमें क्लियर होती है कि जितना भी जीएसटी वगैरह टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब कस्टमर की जेब से ही वसूला जाता है, इसीलिए ये कहते हैं जीएसटी जो है कंज्यूमर का टैक्स है, ना कि जितने भी ये हमारे बिजनेसमैन होते हैं इनका टैक्स, इनका कॉर्पोरेट्स का ये टैक्स नहीं है, ये हमारे कस्टमर्स का टैक्स है, क्योंकि जाता सब कुछ कस्टमर की ही जेब से। ये लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है जितने भी डाउट्स रहे होंगे लगभग सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, जो भी डाउट्स बच गए हैं उनको आप कमेंट करिएगा, मैं अगला जो फर्दर वीडियो बनाऊंगा उसमें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, धन्यवाद।